कि लोगों में बहुत सारी गलतफहमी है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है, राइट। लेकिन आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे किसी सब्जेक्ट का तो सभी का वेटेज बराबर है। यहां कोई सिलेबस छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आइए हमारे साथ जुड़िए और आपका स्वागत है योजना आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल का, जो मैं यहाँ योजना आईएएस में पढ़ाता हूँ और बताता हूँ इसका कि लोगों में बहुत सारी गलतफहमी है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है, राइट। लेकिन आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे किसी सब्जेक्ट का तो सभी का वेटेज बराबर है। यहाँ कोई सिलेबस छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए अगर ऐसा होता तो पता चलता कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से ही सारे लोग सिलेक्ट होते, राइट। लेकिन आप देखेंगे पिछले बार अनुभव श्रीवास्तव करके एक लड़का था 2022 में, उसका रैंक आई थिंक 279 समथिंग था। लेकिन आप उसकी हिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। जो फर्स्ट पेपर में मार्क्स थे उनका था 180, 200 में 180। ये मार्क्स जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका भी नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने अच्छा से लिखा, आपको ओवरऑल एक पता है कि सिलेबस को कैसे पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट कैसे तैयार किया जाता है, तो आप भी एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आज जो चर्चा होगी इसी परिपेक्ष में होगी कि जो हिस्ट्री का सिलेबस है, जो हिस्ट्री है उसको हमको तैयार कैसे करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको देख लेता हूं कि हिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है, राइट। तो आते हैं, देखते हैं इसको। देखिए इसका जो फर्स्ट पेपर है, राइट, इसमें है एंशिएंट इंडिया और मेडिवल, और जो पार्ट 2 है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, राइट। ये दोनों है। और इसमें मैं कुछ बता दूं, जो बिगिनर है उनको शायद पता ना हो, जो फर्स्ट पेपर में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, और 6 जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो आपको निश्चित है कि वो करना ही करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको मॉडर्न इंडिया का और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पेपर आएगा उसमें उसका फर्स्ट पेपर और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों को करना आपको जरूरी होगा, राइट। फिर आइए इसको सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक ना। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से। तो इसमें फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें स्रोत है, राइट। स्रोत है मतलब कि रिसोर्सेज। जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसका रिसोर्सेज है क्या, राइट। उसमें क्या क्या जो स्कॉलर हैं उन्होंने क्या क्या बोला है हिस्ट्री के बारे में, तो ये हमको देखना है, राइट। तो इसमें पहला जो है कि पुरातात्विक स्रोत जो है, उसके अनुसार अन्वेषण, उत्खनन, ये लोग मुद्रा शास्त्र, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, तो यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन आपको दिख जाता है, राइट। यहां से एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप 10 या 15 साल का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन, तो 1 या 2, लेकिन अगर आप और अगर बात के परिपेक्ष में देखेंगे, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल और आदि इतिहास काल, तो यहां से भी एक क्वेश्चन कभी कभी वो लोग पूछ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले 10 या 15 साल का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का, तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, राइट, यहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमेशा एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ऐसे ही हम लोग को एनालिसिस करना है कि जो हिस्ट्री का है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता कहां से, क्वेश्चन कहां से राइज होता है, ठीक। तो हमको वहां से ही तैयार करना है। और ऐसे भी पूरा ओवरऑल आप सिलेबस को तैयार कर ही नहीं सकते हैं, ठीक, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ओवरऑल एक व्यू आपको होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि मुझे हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। लेकिन रणनीति यही होती है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां से 70 या 80% जो क्वेश्चन है कहां से पूछ रहा है, अगर हम वहां से तैयार करके जाते हैं तो मेरे लिए ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अगर आप 70-75% अगर कवर करके जाते हैं, अगर आपने 400 में 270, 280, 290 तक भी आपके मार्क्स आ जाते हैं ऑप्शनल में, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स है। 250 प्लस जो मार्क्स होता है वो बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है ऑप्शनल में, ठीक है। तो हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है हिस्ट्री का जहां से लगातार वो क्वेश्चन पूछता है और हमको वहां पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ऐसे ही है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता का है, महापाषाण कालीन संस्कृति में कभी कभी पूछ लेता है। और जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड जो है इसका, दोनों वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड दोनों जगह से एक एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। ऐसे ही आपका हो गया मौर्य का आप देख लेंगे, गुप्ता का देख लेंगे। यहां से 4-5 क्वेश्चन हमेशा रहता है ये वाला सेक्शन से, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गुप्ता पीरियड यहां से, तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमको फर्स्ट पेपर से बोला जाए कि कहां से हमको क्वेश्चन तैयार करना है, तो पहला होगा हड़प्पा संस्कृति,
दूसरा होगा वैदिक संस्कृति, फिर आपका हो जाएगा मौर्य, पोस्ट मौर्य और गुप्ता। ये 5 जो है ना, यहां से अब हमेशा आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। तो फर्स्ट पेपर में यहां हमको फोकस करना है, जहां से हम एग्जाम में लिख पाए क्वेश्चन, ठीक। और मैप का जो सेक्शन आता है उसको हम लोग लास्ट में बताएंगे कि मैप को कैसे तैयार किया जाएगा, ठीक। लेकिन ओवरऑल जो है अभी हम उसको बता देते हैं कहां हमको फोकस करना है। तो जो फर्स्ट पेपर में है, जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, यहां से अगर आप कवर करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा। 10 या 15 साल का अगर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको हमेशा देखिएगा कि 2-3 क्वेश्चन यहां से आ ही जाते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। देखिए ये वाला जो दिल्ली सल्तनत वाला ये पार्ट है इसका, यहां से कभी कभी देखिए चोला से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चोला से भी इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था चोला का, ये हमेशा पूछता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी चोला का पूछता है। ये चोला एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको भी देख के जाइएगा तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और दिल्ली सल्तनत का पार्ट और मुगल का, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या कैसे कैसे रहा उसको आप सारा व्यवस्था देख लीजिएगा। और जो मुगल का पीरियड है वो अकबर और औरंगजेब, हालांकि जहांगीर और शाहजहां से भी पूछता है, लेकिन अकबर और औरंगजेब का है राजपूत पॉलिसी है, उसकी धार्मिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, दक्षिण में उसकी नीतियां कैसे रही, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंशिएंट इंडिया और मिडिवल पीरियड का जो ये है समय है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें अगर 7-8 मतलब 10 या 12 टॉपिक भी करके आप जाते हैं तो आपका इजिली 5 से 6 क्वेश्चन आप फर्स्ट पेपर में कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि भक्ति मोमेंट हो गया, सूफी मोमेंट हो गया, इसको भी देख लीजिएगा। तो ओवरऑल ये अगर 15 अगर टॉपिक भी आप करके जाते हैं ये दोनों मिला के, तो आप आराम से 5 क्वेश्चन वहां लिख के आ जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन यही होता है हिस्ट्री के ऑप्शनल में कि सोचते हैं कि जैसे कि आप पूरा गिनेंगे ना एंशिएंट से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो पूरा आपको 51 जो टॉपिक है, लेकिन 51 टॉपिक हम लोगों को करके जाना नहीं पड़ता है, उतना आपको कर ही नहीं पाएंगे, आपको रिकॉल होगा ही नहीं। तो क्यों ना ऐसा रणनीति अपनाया जाए कि हमेशा जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है उस पर ही हम फोकस करें, और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे कि भाई हम 70-80% अगर आंसर लिख के भी आ रहे हैं तो एग्जैक्ट उतना मार्क्स तो मुझे आ रहा है ना। तो इसी रणनीति पे आप काम कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसका जो पार्ट 2 है, देखिए ये पार्ट 2 जो है इसमें है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें क्या है कि अर्ली जितने भी युद्ध हुए, जैसे भारत में यूरोपीय प्रवेश है, यहां से क्वेश्चन नहीं कभी कभी पूछता है। ये भारत में ब्रिटिश प्रसार, यहां से आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। फिर ऐसे ही है ब्रिटिश औपनिवेशिक का आर्थिक प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत लंबी एक डिबेट है, ठीक है। अगर आप ब्रिटिश हिस्टोरियन को देखेंगे तो हमेशा बोलता है कि भारत में जो अंग्रेजों का जो शासन स्थापित हुआ ये कल्याणकारी अवधारणा था, मतलब कि वो भारत में कल्याण करने के उद्देश्य आए थे। लेकिन भारत के जो आप इतिहासकार देखेंगे वो इनका काउंटर करता है और वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, आपकी पूरा साम्राज्य ही जो है ना उस शोषण पे आधारित था, आप सिर्फ भारत को शोषण करना चाहते थे, ठीक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ब्रिटिश राज का प्रारंभिक संरचना और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, जो इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट जो पड़ा इंडिया में, उस पे ये हमेशा एक क्वेश्चन यहां से दिखाई देता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास वाला जो परिपेक्ष है इसमें भी वो क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन आप 10 से 15 साल का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो इसमें दिखाई देगा कि रेगुलर नहीं है, यहां से इस सेगमेंट से रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछता है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक। लेकिन जो रेगुलर क्वेश्चन पूछता है वो आर्थिक प्रभाव जो है, इसका इकोनॉमिकल इंपैक्ट जो है ना, वहां से आपको एक क्वेश्चन हमेशा दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप तैयार करके जाइएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं इसमें। देखिए ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की प्रतिक्रिया कैसी थी, जो आंदोलन हुए यहाँ पे भारत में, ब्रिटिश शासन के काउंटर में जो आंदोलन है हुए, जो यहाँ असंतोष था लोगों के बीच, उसके प्रति उत्तर में यहाँ के लोगों ने जो आंदोलन किया, वहां से भी 1857 का मूवमेंट है, कृषक आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन दिखाई देता है, लेकिन यहां भी रेगुलर नहीं रहता। लेकिन आप यहां से तैयार करके जाइएगा, ये सेगमेंट बहुत इजी है, आराम से आपका हो जाएगा ये, ठीक है। और ऐसे भी 150 और 250 वर्ड में लिखना होता है, तो ये आपसे हो जाएगा, इसको भी तैयार करके जाइएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक, क्या ऐसे परिस्थितियां रही कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया।
तो यहां से भी कभी कभी एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर गांधी का उदय जो है, यहां से आप देखेंगे हमेशा क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस का उदय हुआ 1885 से 1885 जो से 1947 का जो पीरियड है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन रहता है। फिर गांधी जी का जो आगमन इंडिया में होता है 1914-15 के बाद का पीरियड, वो गांधी युग से ही हम लोग जानते हैं। तो यहां से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक प्रभाव वाला एक क्वेश्चन, और यहां से गांधी का उदय वाला जो ये है हमारे सिलेबस में, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा वो पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो ये जरूरी हो जाता है कि यहां से हमको क्वेश्चन करना ही करना है, तैयार करके जाना ही जाना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। यहां से अलगाववाद की जो राजनीति है, मुस्लिम लीग क्या था, हिंदू महासभा क्या था, इसका इंपैक्ट कैसे पड़ा, भारत का विभाजन कैसे हुआ, तो यहां से भी कभी कभी वो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप करके जा सकते हैं, ठीक है। फिर एक राष्ट्र के बाद का जो पीरियड है, मतलब स्वतंत्रता के बाद का जो पीरियड है, 47 के बाद का जो पीरियड है, खास करके नेहरू जी के जो पीरियड रहा 1963 का, वहां से उनकी विदेश नीति, ये वाला जो पोर्शन है, उन्होंने उद्योगों के सुधार में क्या किया, कृषि के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। और इसका एक फायदा ये भी है हिस्ट्री का, कि जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल ये वाला तैयार करते हैं, ये पार्ट स्वतंत्रता के बाद वाला पार्ट, तो इससे आपका जीएस का भी जो पार्ट है हिस्ट्री का, वहां पे वो भी आपको कवर हो जाता है, ठीक है। और इसका डायमेंशन आप जो ऐसे आता है उस सेगमेंट में भी आप कर सकते हैं, उसका यूज वहां भी कर सकते हैं। और खास करके जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां से क्वेश्चन दिखाई देता है। खास करके आज की जो परिपेक्ष में इतनी गतिविधियां इंडिया में चल रही हैं, वर्ल्ड वाइड चल रही है, जहां फोकस इंडिया हो चुका है, तो वहां के परिपेक्ष में ये वाला जो हमारा पार्ट है हिस्ट्री में ऑप्शनल वाला 1947 के बाद का जो पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही है यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग आ जाते हैं। प्रबोधन और आधुनिक विचार जो है, जैसे कांटो का है, रूस का है, ये वाला जो पीरियड है, यहां से एक क्वेश्चन रहता है। ऐसे भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनको जानना भी चाहिए कि था क्या ये वाला, मार्क्स की क्या विचारधारा था, रूसो का क्या था, कांट का क्या था। तो ये आप इसको देख के जाइएगा, यहां से स्टेटमेंट देके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही है यूरोपीय राज प्रणाली, ये वाला फ्रांसीसी क्रांति में उसके परिणाम, इस वाले सेगमेंट में अमेरिकी क्रांति से क्वेश्चन रहता है आपका, फ्रांसीसी क्रांति से रहता है, और मतलब उसी के साथ अब्राहम लिंकन का जो मुद्दा है वो, ये यहां से क्वेश्चन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में हमेशा दिखाई देगा, ठीक। तो ये सेगमेंट से भी आप कर लेंगे तो एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, और प्रबोध एवं आधुनिक जो विचार है, यहां से भी क्वेश्चन एक आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी आप दोनों तैयार इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर जो औद्योगिकरण वाला है, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, यहां से भी ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, आप एनालिसिस करेंगे तो हमेशा आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। लेकिन औद्योगिकरण जो है बहुत इजी है, क्यों इंग्लैंड में हुआ, इसका प्रभाव कहां कहां यूरोपियन कंट्री में कहां कहां प्रभाव पड़ा, तो इस परिपेक्ष में भी आप इसको देख के जाइएगा, तो एक आपका क्वेश्चन इजिली यहां से हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा ही है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए ये वाला जो सेगमेंट है, अभी खास करके एशियान ओशियान का जो मुद्दा चल रहा है, देखिए जब क्वेश्चन आप हिस्ट्री का पढ़े ना, तो ये भी देखिएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हम पोर्शन तैयार कर रहे हैं, क्या उस परिपेक्ष में वर्ल्ड में कहीं और घटनाएं उससे रिलेटेड हो रही हैं। अगर ऐसा हो रही है, ठीक है, अमेरिकन क्रांति से अगर है, मैंने अमेरिकी क्रांति करके गया, ठीक, और पता चले कि उस क्रांति से अमेरिका में कुछ और अभी लेटेस्ट कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही है, या उससे जुड़ी हुई है, तो उस परिपेक्ष में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। ऐसे ही ये वाला सेगमेंट है आपका साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का जो घटना है, ये भी बहुत हाईलाइटेड रहता है, हमेशा एशियान ओशियान का आप देखते रहते होंगे, ठीक। तो यहाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां से भी आप एक क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। और कारण ये है कि इसमें मैं फिर एक बार बता दूं कि जब आप तैयार करें पेपर, और जब लास्ट मोमेंट में जब आपको पेपर देना है, 10 दिन या 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो उस परिपेक्ष में देखिएगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो हम तैयार करने जा रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड कोई घटना कहीं हो रही है। अगर उससे रिलेटेड कोई घटना हो रही है तो हमेशा इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है। पीटी का भी आप एनालिसिस करेंगे ना, तो देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, खास करके हिस्ट्री ऑप्शन का भी, जब आप ये पेपर वर्ल्ड का तैयार करें, अगर यहां से रिलेटेड आपको कोई घटना दिखे कि घटना भी घटित हो रही है, तो उसको आप जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी यही सब पूछती है वहां पे, ठीक है। फिर आगे और देख लेते हैं इसमें, ये द्वितीय विश्व हमेशा फर्स्ट युद्ध
और फर्स्ट और सेकंड जो विश्व युद्ध है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इजी है। इसका क्या कारण रहे, इम्पैक्ट क्या प्रभाव पड़ा, सेकंड का भी यही है कि इसका कारण क्या था, विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये दोनों आप तैयार कर सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है इसको, ठीक है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यूरोप का एकीकरण, नाटो का स्थापना कैसे हुआ, ठीक। फिर आपका इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यहां से भी कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इसको काउंट करेंगे ना, और सोवियत यूनियन का विघटन और द्वितीय विश्व युद्ध का, ध्रुवीय विश्व युद्ध का उदय, मतलब कि अमेरिका का जो उदय हुआ उसके परिपेक्ष में ये क्वेश्चन है। तो ये जो सेगमेंट है यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे देता है। बाकी जो मैंने डिस्कस किया, आप 12-15 जो मैंने टॉपिक बता दिया कि यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो उसको आप हमेशा तैयार करके जाइएगा, वहां से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। और आपको 75 से 85% तक यहीं से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। जो अभी मैंने डिस्कस किया, 10 या 15 साल का आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से दिखाई देगा, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा टॉपिक तैयार किया जाए जो हमेशा पूछता है यूपीएससी में, ठीक, तो अच्छा ही होगा हमारे लिए। और ऐसे भी इम्पॉसिबल है कि पूरा आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। तो अगर साइंटिफिक ढंग से आपने तैयार किया है तो इजली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और जो लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते हैं, तो जो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको आप देखिए कि भाई क्यों आ रहा है इतना मार्क्स, ठीक। सारे तो हिस्ट्री पर है, लेकिन वो क्यों आ रहा है, कुछ तो कारण होगा। तो साइंटिफिक ढंग से अगर आपने पढ़ा है तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और हिस्ट्री में एक चीज होता है कि अगर कोई घटना है, जैसे आप हड़प्पा पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो उसकी पतन कैसे हुई, तो वहां पे बहुत सारे 5-10 स्कॉलर ने बताया है कि भाई इसका कारण ये था, ये था। तो जब आप उस क्वेश्चन को, सपोज अगर पतन का आ गया कि हड़प्पा के पतन का कारण क्या था, तो जो हिस्टोरियन है जिन्होंने आप लिखा है कि भाई इसका कारण ये था, तो उसको आप मेंशन जरूर कीजिएगा। आप अपना राय मत दीजिएगा। जो हिस्टोरियन है उनका अगर आपने पुटअप कर दिया है तो आपके 1 या 2 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो ओवरऑल जो हिस्ट्री का है आप ऐसे ही तैयार कीजिएगा। और ये 15-20 टॉपिक जो है इसको अगर आपने तैयार कर लिया है तो आप हमेशा 70 से 75 और 80% आपके सिलेबस हो जाएंगे, क्योंकि 10-15 साल के आप क्वेश्चन ऐसे भी एनालिसिस करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक। जहां तक मैप का क्वेश्चन है, मैप का जो क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जो 50 नंबर का होता है, इसको तैयारी करने के लिए अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं, अगर आपकी बेसिक समझ नहीं है, अगर आप बेसिक चाहते हैं कि समझ को बढ़ाने के लिए, तो एनसीईआरटी का जो एंशिएंट का है वो पढ़िएगा। और जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें देखिएगा ओल्ड वाले में और न्यू वाले में भी कि मैप रहता है, मैप रहता है। अगर किसी चीज के बारे में वो बता रहा है तो वहां मैप रहेगा, तो उसको वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ओवरऑल मोटा मोटी आपको एक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि भाई यहां से इसका ये है, ठीक। और अगर ब्रॉड में पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम का देख सकते हैं, महेश बर्नवाल का देख सकते हैं, इससे आपका कवर हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो भी बुक मार्केट में लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है, इसे मैं इजिली समझ रहा हूं, तो वहां से आपका हो जाएगा। इसमें जो 2.5 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन जो पूछता है, उसमें 1 नंबर जो होता है एग्जैक्ट आपने लोकेशन को बता दिया कि यहां पे है, ठीक। और दूसरा उसी के बारे में आपने व्याख्या कर दी, तो उसमें 1.5 नंबर मिलता है, ठीक। तो 2.5 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलता है। तो ये बहुत इजी है मैप वाला, लेकिन चुनौती ये है कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, ठीक। लेकिन इसका आपने इसको लगातार प्रैक्टिस किया है तो आपका बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक। और ये बहुत इजी भी है। एक बार आप कोशिश कीजिएगा तो देखिएगा कुछ दिनों के बाद जब आपके लेवल बन जाएंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री का ऑप्शन बहुत ब्रॉड है या बहुत बड़ा है, उनको एक मैं बता दूंगी, एक तो समझ नहीं है, अदरवाइज आपने कहीं से बात सुनी है, लोगों के मुंह से बात सुनी है। अगर आप एनालिसिस 10 या 15 साल के करेंगे क्वेश्चन पेपर का, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 70 से 80% जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक लिमिटेड सेगमेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हिस्ट्री का तो ऑलरेडी क्वेश्चन ये डिफाइन है सिलेबस, उसमें तो जुड़ सकता नहीं है, ऑलरेडी हिस्ट्री हो चुका है, बस उसी को लिखना है, तो सबसे इजी हो गया। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर तो ठीक है, थिंकर्स है, कुछ है वो, लेकिन उनकी जो सेकेंड पेपर है ना, वो क्या करता है कि जुड़ जाता है, उसमें रिफॉर्म होते रहता है, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। लेकिन हिस्ट्री में ये बहुत अच्छी बात है कि हिस्ट्री ऑलरेडी हो चुका है, आपको बस उसको समझना है और लिखना है। ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात हो गई कि अगर मुझे पता चल जाए कि भाई ये मेरा नोट्स है, इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो बहुत ईजी हो गया ना कि मैं इस नोट्स को पढ़ लूं, समझ लूं, बाकी मैं एग्जाम में लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री बहुत ईजी है, लेकिन आपको एक समझ डेवलप हो गई ना, तो बहुत मजा आएगा और लिखने में बहुत मजा आएगा। और इसका
जो दायरा है हिस्ट्री का सिर्फ ऑप्शनल में नहीं है, इसके जीएस में भी दायरा हो जाता है, इसका आपका एसए में भी हो जाता है और इसका इंटरव्यू में भी हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट से मिलेंगे तो देखिएगा उनका व्यक्तित्व एक अलग ही रहेगा, उसकी सोचने की जो शैली होगी वो अलग ही दिखाई देगी। तो ठीक है, तो हिस्ट्री ऐसा ही है, आप ऐसे ही पढ़िएगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज चर्चा की हिस्ट्री के सिलेबस पर, खास करके कि हिस्ट्री क्यों लेना चाहिए, क्यों ये मार्क्स ज्यादा देने वाला सब्जेक्ट है, तो उस पर मैं बता दिया। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका स्वागत है, आप योजना आईएएस में आइए और हम लोग से जुड़िए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।